हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल दिसार जीकेजीएस क्लासेस में। दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं। दोस्तों, हम आपके लिए आज लेके आए हैं 7 अगस्त से 12 अगस्त तक एनटीपीसी एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके सारे क्वेश्चन विथ एमसीक्यू के साथ में, ताकि आप अपनी तैयारी जांच सके। और दोस्तों, एकदम 100% रियल क्वेश्चंस आने वाली शिफ्ट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। दोस्तों, हमने विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में इस सारे क्वेश्चन को बताया है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसकी पीडीएफ फाइल के लिए दोस्तों आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। चलिए दोस्तों, देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। पहला क्वेश्चन दोस्तों, 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किस स्थान पर किया गया था? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड में। कहाँ पे? उत्तराखंड में। जो 38वें राष्ट्रीय खेल हुए थे दोस्तों, ये कहाँ हुए थे? तो उत्तराखंड में हुए थे। बात करते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में दोस्तों। तो 38वें राष्ट्रीय खेल 2022 में आयोजित होने थे, लेकिन कोविड-19 के कारण जो है देरी हुई। इनमें जो है 36 खेलों में प्रतिस्पर्धा हुई थी। कितने खेलों में? 36 खेलों में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अनुच्छेद 48A किससे संबंधित है? दोस्तों, जो अनुच्छेद 48A है ये किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार से। किससे? पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार से। दोस्तों, यह जो है अनुच्छेद 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत जोड़ा गया था। जो 48 अनुच्छेद है ये जो है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत जोड़ा गया था। ये आपको याद रखना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 61वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? दोस्तों, जो 61वां संविधान संशोधन अधिनियम संशोधन है ये किससे संबंधित है? तो ये मतदान की आयु से संबंधित है। किससे? मतदान की आयु से। बात करते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में दोस्तों। तो इसी संशोधन के तहत मतदान की आयु जो है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी। कब और कब से लागू हुई है? 1989 में लागू हुआ था। कब हुआ था? 1989 में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत की सबसे बड़ी प्रतिमा कौन सी है? दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी प्रतिमा है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। कौन सी? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। ये कहाँ पे है? तो दोस्तों, ये जो प्रतिमा है ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 182 मीटर है। और ये कहाँ स्थित है? तो ये गुजरात में स्थित है दोस्तों। कहाँ पे? गुजरात में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत का कौन सा राज्य चाय के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों, भारत का जो राज्य चाय के लिए प्रसिद्ध है वो है हमारा असम। कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? असम प्रसिद्ध है। दोस्तों, असम जो है विश्व के सबसे बड़े चाय उत्पादक क्षेत्रों में से एक है। यहाँ की असम टी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध है। जो यहाँ की असम टी है, कहाँ पे? ये असम की जो असम टी है ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। डिटर्जेंट पाउडर में किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? दोस्तों, जो डिटर्जेंट पाउडर होता है इसमें किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों, इसमें किया जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग। किसका? सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग। दोस्तों, सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग डिटर्जेंट में सफाई क्षमता बढ़ाने के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? सफाई की क्षमता को बढ़ाने के लिए सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है डिटर्जेंट में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों, भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास में अमेरिका की टुकड़ी का नाम क्या था? तो दोस्तों, भारत और अमेरिका के बीच होने वाला अभ्यास है कौन सा? युद्ध अभ्यास, जिसमें अमेरिका की टुकड़ी का नाम क्या था? तो ये था दोस्तों यूएस आर्मी पैसिफिक। क्या था? यूएस आर्मी पैसिफिक। दोस्तों, युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच हर साल होने वाला द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है। ये ठीक है, ये आपको याद रखना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। संगम साहित्य क्या था? दोस्तों, संगम साहित्य था ये प्राचीन तमिल साहित्य है। कौन सा? संगम साहित्य। दोस्तों, संगम साहित्य 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक लिखा गया और यह दक्षिण भारत की संस्कृति और जीवन शैली को दर्शाता है। कौन सा? संगम साहित्य। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भीमबेटका की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? दोस्तों, जो भीमबेटका की गुफाएं है ये मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। कहाँ पे? रायसेन जिले में स्थित है। कौन सी? भीमबेटका की गुफाएं। दोस्तों, ये गुफाएं जो है यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है और यह प्राग ऐतिहासिक चित्र पाए गए हैं। यहाँ पे जो है कौन से चित्र पाए गए हैं? प्राग ऐतिहासिक चित्र पाए गए हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर किससे बनाया गया है? दोस्तों, हाल ही में आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर जो है ये स्वामीनाथन जानकीरमन को बनाया गया है। किसको बनाया गया है? स्वामीनाथन जानकीरमन को। दोस्तों, जानकीरमन इससे पहले एसबीआई में मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पर थे। जो जानकीरमन थे दोस्तों वो इससे पहले किस पे थे? एसबीआई में मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पर थे। देखते हैं अगला क्वेश्चन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित किस राज्य ने योजना शुरू की है? दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित जो राज्य ने योजना शुरू की है वो है हमारा तमिलनाडु राज्य। कौन सा राज्य? तमिलनाडु राज्य।
अब बात करें दोस्तों, तमिलनाडु सरकार ने AI फॉर ऑल योजना शुरू की है ताकि छात्रों और युवाओं को AI शिक्षा दी जा सके। देखते हैं अगला क्वेश्चन। राज्य का सबसे बड़ा विधि अधिकारी कौन होता है? दोस्तों राज्य का सबसे बड़ा विधि अधिकारी जो है ये होता है महाधिवक्ता, मतलब एडवोकेट जनरल जो है ये राज्य का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है। दोस्तों महाधिवक्ता को संविधान के अनुच्छेद 165 के तहत नियुक्त किया जाता है। जो महाधिवक्ता होते हैं इसको संविधान के अनुच्छेद 165 के तहत नियुक्त किया जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। कांस फिल्म फेस्टिवल में कौन सा मुख्य पुरस्कार दिया जाता है? दोस्तों कांस फिल्म फेस्टिवल में जो है मुख्य पुरस्कार जो है ये दिया जाता है पाल्मे डी और। कौन सा? पाल्मे डी और जो है ये मुख्य पुरस्कार दिया जाता है कांस फिल्म फेस्टिवल में। दोस्तों यह पुरस्कार जो है यह सर्वश्रेष्ठ फिल्म को दिया जाता है और ये कहाँ आयोजित होता है? तो ये फ्रांस में आयोजित होता है कांस फिल्म फेस्टिवल। देखते हैं अगला क्वेश्चन। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? दोस्तों उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो है ये पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। कहाँ पे? पश्चिमी घाट में। बात करते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में दोस्तों। तो दोस्तों इन वनों में वर्ष भर हरियाली रहती है और अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह और पूर्वोत्तर भारत में भी यह वन मिलते हैं। कहाँ पे? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में और पूर्वोत्तर भारत में ये वन मिलते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत के पूर्वी हिमालय का क्या नाम है? दोस्तों भारत के पूर्वी हिमालय का नाम क्या है? तो यह है पटकोई बूम। पटकोई बूम जो है भारत के पूर्वी हिमालय का नाम है। दोस्तों पटकोई बूम जो है पर्वतमाला भारत के अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड क्षेत्र में फैली है। ये भारत म्यांमार सीमा के निकट स्थित है। कौन सी? पटकोई बूम पर्वतमाला। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 2024-25 में इंग्लैंड से भारत आए विदेशी प्रत्यक्ष निवेश FDI का प्रतिशत हिस्सा कितना था? तो दोस्तों ये था 4.4%। कितना था? 4.4% था। बात करते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में। तो दोस्तों इंग्लैंड भारत में निवेश करने वाले शीर्ष 5 देशों में से एक है। अधिकांश निवेश जो है सेवा, शिक्षा और टेक सेक्टर में आता है। किससे आता है? सेवा, शिक्षा और टेक सेक्टर में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? दोस्तों किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री जो है ये राज्य विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। किसके? राज्य विधानसभा के प्रति। दोस्तों मुख्यमंत्री का कार्यकाल राज्य विधानसभा में विश्वास होने पर ही जारी रहता है। यह भारत के संसदीय प्रणाली का हिस्सा है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। रडार का उपयोग सरकार के किस मंत्रालय ने सड़क निर्माण के लिए किया है? तो दोस्तों रडार का उपयोग जो है ये किया है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने। किसने? सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने। देखते हैं अगला क्वेश्चन। हर घर में जल पहुंचने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? दोस्तों हर घर में जल पहुंचाने के लिए जो है जल जीवन मिशन की शुरुआत की गई है। कौन से? किसकी? जल जीवन मिशन की शुरुआत। दोस्तों यह योजना 2019 में शुरू की गई थी और इसका उद्देश्य 2024 तक हर ग्रामीण घर में नल से जल पहुंचाना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री वय वंदन योजना की शुरुआत दिल्ली सरकार की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और किसके द्वारा की गई है? तो दोस्तों आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री वय वंदन योजना की शुरुआत जो है दिल्ली सरकार की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और हरदीप सिंह पुरी के द्वारा शुरू की गई है। किसके द्वारा? हरदीप सिंह पुरी के द्वारा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। बौद्ध धर्म में एकल कथा का संग्रह किस ग्रंथ में मिलता है? दोस्तों बौद्ध धर्म में एकल कथा का संग्रह जो है ये जातक में मिलता है। किस में मिलता है? जातक में। दोस्तों जातक कथाएं भगवान बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियां हैं जिनमें नैतिक शिक्षा दी जाती है और ये किस में लिखित है? तो ये पाली भाषा में है। कौन सी भाषा में? पाली भाषा में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। हरित क्रांति में अग्रणी राज्य कौन सा है? दोस्तों हरित क्रांति में अग्रणी राज्य है हमारा पंजाब। कौन सा राज्य है? पंजाब राज्य है। दोस्तों पंजाब में हरित क्रांति के तहत HYV बीज, रासायनिक उर्वरकों और सिंचाई का बड़ा पैमाने पर उपयोग हुआ है जिससे गेहूं उत्पादन क्या हुआ है? बढ़ा है। क्या बढ़ा है? गेहूं उत्पादन बढ़ा है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। यात्री इब्न बतूता ने घोड़े से डाक भेजने की प्रणाली को क्या कहा था? तो दोस्तों यात्री इब्न बतूता ने घोड़े से डाक भेजने की प्रणाली को जो है बरीद कहा था। क्या कहा था? बरीद कहा था। दोस्तों बरीद जो है एक प्रकार की डाक सेवा थी जो दिल्ली सल्तनत काल में इस्तेमाल होती थी। इब्न बतूता ने इसे देखकर क्या हुआ था? प्रभावित हुआ था। कौन? इब्न बतूता। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत की अर्थव्यवस्था 1947 से 1991 के बीच किस पर निर्भर थी? तो ये समाजवाद पर निर्भर थी दोस्तों। किस पर? समाजवाद पर निर्भर थी भारत की अर्थव्यवस्था 1947 से 1991 के बीच में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। कंप्यूटर की स्क्रीन के बैकग्राउंड को क्या कहा जाता है? दोस्तों कंप्यूटर की स्क्रीन के बैकग्राउंड को जो है वॉलपेपर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वॉलपेपर। वॉलपेपर डेस्कटॉप स्क्रीन की पृष्ठभूमि होती है जिसे यूजर अपनी पसंद के अनुसार क्या कर सकता है? बदल सकता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। पानीपत का तृतीय युद्ध अहमद शाह अब्दाली और किसके मध्य हुआ था? दोस्तों पानीपत का तृतीय युद्ध जो है ये अहमद शाह अब्दाली और
मराठा साम्राज्य के मध्य हुआ था। तो अब बात करें एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में दोस्तों, तो 14 जनवरी 1761 को लड़े गए इस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली की अफगान सेना ने मराठों को हराया। यह युद्ध भारत के इतिहास में सबसे विनाशकारी युद्धों में से एक माना जाता है। कौन सा युद्ध? पानीपत का तृतीय युद्ध। देखते हैं अगला क्वेश्चन। नीति आयोग के एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया? तो दोस्तों नीति आयोग के एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023 में जो है ये केरल राज्य ने जो है शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। बात करें एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में दोस्तों, तो केरल ने लगातार चौथी बार एसडीजी इंडिया इंडेक्स में पहला स्थान प्राप्त किया है। कौन सी बार? चौथी बार। खासकर शिक्षा, स्वास्थ्य और लैंगिक समानता के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के कारण। किसके कारण इसने पहला स्थान प्राप्त किया है? तो शिक्षा, स्वास्थ्य और लैंगिक समानता के क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के कारण। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो दोस्तों सुकुमार सेन जो है ये भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। बात करते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में दोस्तों, तो सुकुमार सेन ने 1950 से 1958 तक भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में कार्य किया और भारत का पहला आम चुनाव सफलतापूर्वक संपन्न कराया था। किसने? सुकुमार सेन ने। देखते हैं अगला क्वेश्चन। कंप्यूटर में Ctrl+S का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? तो दोस्तों सेव करने के लिए दोस्तों जो है Ctrl+S का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बात करते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में, तो Ctrl+S एक कीबोर्ड शॉर्टकट है जिसका उपयोग किसी फाइल को तुरंत सेव करने के लिए किया जाता है। यह डेटा लॉस से बचने में सहायक होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजातियों के कार्यक्षेत्र का उल्लेख किया गया है? तो दोस्तों भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची में जो है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कार्यक्षेत्र का उल्लेख किया गया है। दोस्तों 5वीं अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष प्रशासनिक प्रावधानों से संबंधित है, विशेषकर मध्य और पूर्वी भारत के आदिवासी क्षेत्रों में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। हार्ट लैम्प नामक पुस्तक के लेखक कौन है जिन्हें 2025 में मैन बुकर पुरस्कार मिला है? तो दोस्तों ये है बानू मुश्ताक। बानू मुश्ताक जो है हार्ट लैम्प नामक पुस्तक के लेखक है जिन्हें 2025 में कौन सा पुरस्कार मिला है? तो मैन बुकर पुरस्कार मिला है। हार्ट लैम्प नामक पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया जिसे 2025 में मैन बुकर पुरस्कार मिला? तो दोस्तों ये अनुवाद किया था दीपा भस्ती ने। किसने? दीपा भस्ती ने जो है हार्ट लैम्प नामक पुस्तक का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। सुलह कुल की नीति किस मुगल बादशाह ने अपनाई थी? दोस्तों सुलह कुल की नीति जो है ये अकबर ने अपनाई थी। किसने अपनाई थी? अकबर ने। दोस्तों अकबर ने जो है सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता दिखाते हुए सुलह कुल नीति को अपनाया जो उस समय की धार्मिक एकता की आधारशिला बनी थी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। संपर्क विधि द्वारा कौन सा अम्ल तैयार किया जाता है? दोस्तों संपर्क विधि द्वारा जो है सल्फ्यूरिक अम्ल तैयार किया जाता है। कौन सा अम्ल? सल्फ्यूरिक अम्ल। दोस्तों संपर्क विधि या कॉन्टेक्ट प्रोसेस का उपयोग औद्योगिक स्तर पर सल्फ्यूरिक अम्ल के उत्पादन के लिए किया जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। जागर नृत्य किस भारतीय राज्य में किया जाता है? दोस्तों जो जागर नृत्य है ये उत्तराखंड राज्य में किया जाता है। कहाँ पे? उत्तराखंड राज्य में। बात करते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में दोस्तों, तो जागर नृत्य एक धार्मिक लोक परंपरा है जिसमें देवी देवताओं को जागृत करने के लिए गीतों और नृत्य का प्रयोग होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत की पहली फीचर फिल्म कौन सी थी जो 1913 में बनाई गई थी? तो दोस्तों ये थी हमारी राजा हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र जो है एक पहली फीचर फिल्म थी जो 1913 में बनाई गई थी। दोस्तों दादा साहब फाल्के द्वारा बनाई गई राजा हरिश्चंद्र भारत की पहली मुख्य फीचर फिल्म थी। कौन सी थी? मुख्य फीचर फिल्म। और बनाई किसने थी? दादा साहब फाल्के ने। देखते हैं अगला क्वेश्चन। तन्वी द ग्रेट फिल्म के निर्देशक कौन थे? दोस्तों तन्वी द ग्रेट फिल्म के निर्देशक थे हमारे अनुपम खेर। कौन थे? अनुपम खेर थे। देखते हैं अगला क्वेश्चन। केंद्र सरकार को कानून बनाने का अधिकार किस सूची में दिया गया है? तो दोस्तों ये दिया गया है संघ सूची में। संघ सूची में जो है केंद्र सरकार को कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। देखते हैं दोस्तों भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां दी गई है जिनमें संघ सूची पर केवल केंद्र सरकार को कानून बनाने का अधिकार है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगोड़ा किला किस राज्य में स्थित है? दोस्तों अगोड़ा किला जो है ये गोवा राज्य में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? गोवा राज्य में। बात करें एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में दोस्तों, तो अगोड़ा किला 1612 में पुर्तगालियों द्वारा बनवाया गया था और यह गोवा के प्रमुख ऐतिहासिक स्थलों में से एक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। नए साल की शुरुआत में भारत के किस पड़ोसी देश ने भारत पर हमला किया था? तो दोस्तों ये किया था पाकिस्तान ने। किसने किया था? पाकिस्तान ने किया था। 2025 की शुरुआत में पाकिस्तान की ओर से LOC पर संघर्ष विराम उल्लंघन और गोलीबारी की घटनाएं सामने आई थी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में
डील किस देश के साथ हुआ है? तो दोस्तों भारत ने आर्टिलरी डील जो है ये किसके साथ की है? तो फ्रांस के साथ की है। किसके साथ? फ्रांस के साथ। दोस्तों भारत ने 2025 में फ्रांस के साथ आर्टिलरी गन सिस्टम के लिए बड़ा रक्षा समझौता किया है, जिससे भारत की मारक क्षमता में क्या होगी? वृद्धि होगी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मलेरिया किसके कारण होता है? तो दोस्तों मलेरिया जो है ये प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होता है। किसके कारण? प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण। दोस्तों मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से होता है, जो मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से शरीर में प्रवेश करता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ऑपरेशन सिंदूर में डीआरडीओ द्वारा विकसित किस मिसाइल का प्रयोग किया गया था? दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर में डीआरडीओ द्वारा विकसित जो है ब्रह्मोस मिसाइल का प्रयोग जो है ऑपरेशन सिंदूर में किया गया था। ठीक है दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय नौसेना ने डीआरडीओ के और रूस के संयुक्त प्रयास से बनी सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल का सफल उपयोग किया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। जम्मू कश्मीर में किस देश के घुसपैठियों को रोकने के लिए अभियान चलाया गया था? तो दोस्तों पाकिस्तान के घुसपैठियों को रोकने के लिए जम्मू कश्मीर में अभियान चलाया गया था। ठीक है, पाकिस्तानी आतंकवादियों की घुसपैठ को रोकने के लिए भारतीय सेना द्वारा जम्मू कश्मीर में कई तलाशी और सुरक्षा अभियान चलाए गए थे। देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण भारत के किस शहर में किया गया है? तो दोस्तों हाल ही में ब्रह्मोस मिसाइल का परीक्षण जो है भारत के विशाखापट्टनम में किया गया है। कहाँ पे किया गया है? विशाखापट्टनम में। डीआरडीओ और नौसेना ने 2025 में विशाखापट्टनम तट से ब्रह्मोस मिसाइल का परीक्षण किया, जो कि समुद्र से समुद्र में मार करने वाली मिसाइल है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 2025 में भारत और यूएई की सेनाओं ने किस सैन्य अभ्यास में भाग लिया? तो दोस्तों 2025 में भारत और यूएई की सेनाओं ने जो है डेजर्ट साइक्लोन में जो है ये सैन्य अभ्यास में भाग लिया। कब? 2025 में। दोस्तों डेजर्ट साइक्लोन 2025 भारत और यूएई की सेनाओं के बीच पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास था, जिसमें विशेष बलों ने भाग लिया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। उल-गुलान विद्रोह को अन्य किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों जो उल-गुलान विद्रोह है इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो बिरसा आंदोलन के रूप में भी जाना जाता है उल-गुलान विद्रोह को। दोस्तों उल-गुलान की बात करें तो उल-गुलान का अर्थ है महाविद्रोह, और यह बिरसा मुंडा द्वारा अंग्रेजों और जमींदारों के खिलाफ चलाया गया आदिवासी आंदोलन था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। पंबन बंदरगाह भारत के किस राज्य में स्थित है? दोस्तों जो पंबन बंदरगाह है ये भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। कहाँ पे? तमिलनाडु राज्य में। कौन सा बंदरगाह? पंबन बंदरगाह। बात करें एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में या अतिरिक्त तथ्य के बारे में, दोस्तों पंबन बंदरगाह रामेश्वरम द्वीप से जुड़ा है, और यहाँ भारत का पहला समुद्री पुल पंबन ब्रिज स्थित है। कहाँ पे? तमिलनाडु में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। दक्षिण भारत में जो वर्षा होती है वह निम्न में से किसके कारण होती है? दोस्तों जो दक्षिण भारत में वर्षा होती है ये जो होती है उत्तर पूर्वी मानसून के कारण। किसके कारण? उत्तर पूर्वी मानसून के कारण होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर पूर्वी मानसून। दक्षिण भारत विशेष रूप से तमिलनाडु में अधिकांश वर्षा उत्तर पूर्वी मानसून से होती है, जो अक्टूबर नवंबर में सक्रिय होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। स्वतंत्रता के बाद भारत को किस क्षेत्र में सबसे अधिक कमी का सामना करना पड़ा? तो दोस्तों खाद्य सुरक्षा में जो है स्वतंत्रता के बाद भारत को सबसे अधिक कमी का सामना करना पड़ा था। दोस्तों 1947 के बाद भारत को खाद्यान्न की भारी कमी का सामना करना पड़ा, जिसके कारण हरित क्रांति की आवश्यकता पड़ी थी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। वोडाफोन कंपनी भारत में किस वर्ष आई थी? दोस्तों वोडाफोन कंपनी भारत में जो है ये 2007 में आई थी। कब आई थी? 2007 में। वोडाफोन ने 2007 में हच कंपनी का अधिग्रहण करके भारत में प्रवेश किया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय जो है ये जयपुर राजस्थान में स्थित है। कहाँ पे? जयपुर राजस्थान में। दोस्तों उत्तर पश्चिम रेलवे की स्थापना 1 अक्टूबर 2002 को हुई थी, और इसका मुख्यालय जयपुर राजस्थान में स्थित है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 2024 का आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो दोस्तों ये चुना गया है जसप्रीत बुमराह को। किसको? जसप्रीत बुमराह को जो है 2024 का आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है। जसप्रीत बुमराह ने 2023-24 के दौरान अपने बेहतरीन गेंदबाजी प्रदर्शन से यह सम्मान हासिल किया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाइड्रोजन आवर्त सारणी के किस समूह का तत्व है? दोस्तों जो हाइड्रोजन है ये आवर्त सारणी के पहले समूह का तत्व है। कौन से समूह का? पहले समूह का। हाइड्रोजन पहला तत्व है, और यह आवर्त सारणी के पहले समूह क्षार धातु समूह में रखा गया है। हालांकि इसकी विशेषताएं अद्वितीय होती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा था? दोस्तों भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था हमारा आंध्र प्रदेश। दोस्तों आंध्र प्रदेश 1 अक्टूबर 1953 को भाषाई आधार पर तेलुगु भाषियों के लिए बनाया गया पहला राज्य था। देखते हैं अगला क्वेश्चन।
सूचना का अधिकार अधिनियम आरटीआई एक्ट कब लागू हुआ था? तो दोस्तों आरटीआई एक्ट जो है ये 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ था। कब हुआ था? 12 अक्टूबर 2005 को। आरटीआई अधिनियम नागरिकों को सरकारी जानकारी प्राप्त करने का अधिकार देता है। इसे 12 अक्टूबर 2005 को क्या किया गया था? लागू किया गया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। पांड्य वंश की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई क्या कहलाती थी? दोस्तों पांड्य वंश की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई जो है ये उर कहलाती थी। क्या कहलाती थी? उर कहलाती थी। दोस्तों उर जो है, उर शब्द जो है तमिल क्षेत्रों में ग्राम या गांव के लिए प्रयुक्त होता था, जो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई होती थी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। तराई और भाबर के मैदान भारत में कहाँ पाए जाते हैं? दोस्तों तराई और भाबर के मैदान जो है ये हिमालय के नीचे पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? हिमालय के नीचे। भाबर और तराई क्षेत्र हिमालय की तलहटी में स्थित है। विशेष रूप से उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार में ये पाए जाते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मध्यकालीन भारत 11वीं से 18वीं शताब्दी के दौरान किस विचारधारा पर विशेष जोर दिया गया था? तो दोस्तों मध्यकालीन भारत में जो है 11वीं से 18वीं शताब्दी के दौरान जो है भक्ति आंदोलन पर विशेष जोर दिया गया था। किस पर? भक्ति आंदोलन पर। दोस्तों भक्ति आंदोलन ने ईश्वर की व्यक्तिगत भक्ति और जाति भेदभाव के विरोध को बढ़ावा दिया। संत कबीर, गुरु नानक, मीराबाई इसके प्रमुख प्रचारक थे। देखते हैं अगला क्वेश्चन। कंप्यूटर में किसी फाइल को स्थायी रूप से हटाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों शिफ्ट प्लस डिलीट का उपयोग जो है कंप्यूटर में किसी फाइल को स्थायी रूप से हटाने के लिए किया जाता है। यदि आप डिलीट करते हैं तो वो फाइल जो है रिसाइकल बिन में चले जाती है, लेकिन अगर शिफ्ट प्लस डिलीट करते हैं तो स्थायी रूप से डिलीट हो जाती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ताल कटोरा गोल चक्कर का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? दोस्तों ताल कटोरा गोल चक्कर का निर्माण जो है ये दिल्ली में किया जा रहा है। कहाँ पे? दिल्ली में। ताल कटोरा गोल चक्कर दिल्ली के एक प्रमुख विकास प्रोजेक्ट का हिस्सा है, जो ट्रैफिक मैनेजमेंट और सौंदर्यीकरण हेतु विकसित किया जा रहा है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। कंप्यूटर में कंट्रोल प्लस टैब बटन का उपयोग किस लिए किया जाता है? दोस्तों कंप्यूटर में कंट्रोल प्लस टैब बटन का उपयोग जो है टैब को स्विच करने के लिए किया जाता है। किसके लिए? टैब को स्विच करने के लिए। कंट्रोल प्लस टैब का उपयोग ब्राउजर या सॉफ्टवेयर में खुले हुए टैब के बीच नेविगेट करने के लिए किया जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। पृथ्वी का वह क्षेत्र जहां सूर्य की किरणें सीधे पड़ती है क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र वो क्षेत्र है दोस्तों जहां सूर्य की किरण क्या होती है? सीधे पड़ती है। दोस्तों उष्णकटिबंधीय क्षेत्र भूमध्य रेखा के 23.5 डिग्री उत्तर और दक्षिण के बीच होता है, जहां सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। न्यायमूर्ति बेला त्रिवेदी ने किस विषय पर आदेश जारी किया था? तो दोस्तों बाल विवाह पर रोक के लिए न्यायमूर्ति बेला त्रिवेदी ने जो है आदेश जारी किया था पोक्सो एक्ट के तहत। पोक्सो एक्ट में भी जो दोस्तों ये इन्होंने विशेष आदेश जारी किया था। सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी ने बाल विवाह पर सख्ती से रोक लगाने और समाज में जागरूकता फैलाने पर जोर दिया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। NH6 नेशनल हाईवे 6 पूर्वोत्तर भारत के किन किन राज्यों को जोड़ता है? तो दोस्तों NH6 जो है ये मेघालय, असम, मिजोरम और त्रिपुरा ये 4 राज्यों को जोड़ता है NH6। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। सूर्य घर बिजली योजना में सबसे अधिक इंस्टॉलेशन किस राज्य में हुए हैं? दोस्तों सूर्य घर बिजली योजना में सबसे अधिक इंस्टॉलेशन जो है ये गुजरात राज्य में हुए हैं। कौन से राज्य में? गुजरात राज्य में। दोस्तों सूर्य घर योजना के तहत सोलर पैनल की सबसे अधिक स्थापना गुजरात में की गई है, जिससे घरेलू ऊर्जा उत्पादन में तेजी आई है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। नारायण गुरु किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों जो नारायण गुरु है ये किस राज्य से संबंधित है? तो ये केरल राज्य से संबंधित है नारायण गुरु। दोस्तों नारायण गुरु की बात की जाए तो श्री नारायण गुरु सामाजिक सुधारक और आध्यात्मिक नेता थे, जिन्होंने जाति भेद और सामाजिक अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई थी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 13 और 14 मार्च को कौन सा पर्व मनाया जाता है? तो दोस्तों होली ऑप्शन में था आपके, तो 13 और 14 मार्च को जो है होली का पर्व मनाया जाता है। होली फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। 13 मार्च को होलिका दहन और 14 तारीख को क्या होता है? रंगोत्सव होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। समुद्र की गहराई मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों सोनार का उपयोग किया जाता है समुद्र की गहराई को मापने के लिए। सोनार की बात करें दोस्तों फुल फॉर्म क्या होता है? तो साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग जो है ये सोनार का फुल फॉर्म होता है। ध्वनि तरंगों के माध्यम से समुद्र की गहराई मापने वाला यंत्र है सोनार। देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? दोस्तों प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो है ये सन 2000 में शुरू की गई थी। कब की गई थी? दोस्तों इस योजना की शुरुआत 25 दिसंबर 2000 को हुई थी, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों को सड़कों से जोड़ना था। देखते हैं अगला क्वेश्चन।
नोफिल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? दोस्तों नोफिल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जो है ये अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। दोस्तों ये पावर प्लांट जो है अरुणाचल प्रदेश की दिबांग घाटी में स्थित है और नदियों की जलधारा से ऊर्जा उत्पादन करता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। वर्ष 2025 में 100% साक्षरता प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो 100% साक्षरता प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य है वो है मिजोरम। मिजोरम ने डिजिटल साक्षरता और शैक्षणिक प्रयासों के चलते 2025 में 100% साक्षरता का लक्ष्य पूरा किया है। किसने? मिजोरम ने। देखते हैं अगला क्वेश्चन। सिविल कोर्ट और अधीनस्थ कोर्ट किसके अधीन आते हैं? तो दोस्तों सिविल कोर्ट और अधीनस्थ कोर्ट जो है ये उच्च न्यायालय के अधीन आते हैं। किसके? उच्च न्यायालय के अधीन कार्य करते हैं सिविल कोर्ट और अधीनस्थ कोर्ट। भारत में एआई ड्रिवन माइनिंग सबसे पहले किस राज्य में शुरू की गई थी? दोस्तों भारत में एआई ड्रिवन माइनिंग जो है सबसे पहले गोवा राज्य में शुरू की गई थी। दोस्तों गोवा भारत का पहला राज्य बना जिसने खनन क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई तकनीक को लागू किया है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 2015 में हिमाचल प्रदेश के किस पारंपरिक नृत्य को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया था? तो दोस्तों नाटी पारंपरिक नृत्य जो है इसे 2015 में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया था और ये हिमाचल प्रदेश का पारंपरिक नृत्य है। दोस्तों 2015 में कुल्लू दशहरे के अवसर पर 9000 से अधिक महिलाओं ने एक साथ नाट्य नृत्य कर विश्व रिकॉर्ड बनाया था, इसलिए गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में इसका नाम दर्ज किया गया है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत के नए वित्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों भारत के नए वित्त सचिव के रूप में तो दोस्तों अगस्त 2025 से किसे? विवेक जोशी थे और फिलहाल में कौन है? अजय सेठ है। अगस्त 2025 से कौन? विवेक जोशी को जो है भारत का नया वित्त सचिव नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों अगस्त 2025 में डॉक्टर विवेक जोशी को भारत का नया वित्त सचिव नियुक्त किया गया है। इसके पहले कौन थे? अजय सेठ थे भारत के नए वित्त सचिव। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन दोस्तों, अनुच्छेद 43A किससे संबंधित है? दोस्तों अनुच्छेद 43A जो है ये श्रमिकों की भागीदारी से संबंधित है। किससे? श्रमिकों की भागीदारी से। इसके एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करें दोस्तों तो एक्स्ट्रा फैक्ट में दोस्तों अनुच्छेद 43A संविधान के भाग 4 नैतिक निदेशक सिद्धांत में जोड़ा गया था जो श्रमिकों को उद्योगों में प्रबंधन में भाग लेने का अधिकार देता है। यह 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। जैन धर्म का पहला संकलन कहाँ हुआ था? दोस्तों जैन धर्म का पहला संकलन जो है ये पाटलिपुत्र में हुआ था। कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। दोस्तों पाटलिपुत्र में पहली बार जैन धर्म की शिक्षाओं का संकलन जैन अगम के रूप में हुआ था जो महावीर स्वामी की शिक्षाओं पर आधारित थे। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित जल संधि का क्या नाम है? दोस्तों भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित जल संधि है पाक जल संधि। कौन सी जल संधि? पाक जल संधि। पाक जल संधि भारत के तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका के बीच स्थित है और यह दोनों देशों को समुद्री रूप से जोड़ती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मेघालय का सबसे प्रदूषित जिला या शहर कौन सा है? दोस्तों मेघालय का सबसे प्रदूषित जिला या शहर की बात करें तो बर्निहाट जो है, कौन सा? बर्निहाट। बर्निहाट जो है ये मेघालय का सबसे प्रदूषित जिला या शहर है। बर्निहाट क्षेत्र में भारी औद्योगिक गतिविधियों और वाहनों की अधिकता के कारण प्रदूषण का स्तर अधिक पाया गया है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ब्रिटिश सरकार का केंद्रीकृत नियंत्रण किस अधिनियम के तहत हुआ था? दोस्तों ब्रिटिश सरकार का केंद्रीकृत नियंत्रण जो है ये पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत हुआ था। किसके तहत हुआ था? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत हुआ था। बात करते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में तो इस अधिनियम के तहत ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों पर नियंत्रण रखने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की थी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एसरेम का पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों एसरेम का पूर्ण रूप क्या है? तो ये है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है एसरेम का पूर्ण रूप है। बात करें एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में तो एसरेम तेज होता है और डीरेम के विपरीत इसे डेटा बनाए रखने के लिए बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में लोकपाल की स्थापना हुई थी? दोस्तों लोकपाल की स्थापना जो है सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? तो ये महाराष्ट्र में हुई थी दोस्तों। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र ने 1971 में देश का पहला लोकायुक्त राज्य स्तर का लोकपाल अधिनियम लागू किया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। नगर निगम से संबंधित वर्गों का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? दोस्तों नगर निगम से संबंधित वर्गों का उल्लेख जो है ये अनुच्छेद 243 से 243 जेड तक के है। 74वें संविधान संशोधन 1992 के तहत शहरी स्थानीय निकायों से संबंधित प्रावधान जोड़े गए थे। कब जोड़े गए थे? 74वें संविधान संशोधन 1992 के तहत। देखते हैं अगला क्वेश्चन।
रुद्धोष्म प्रभाव किसने दिया था? दोस्तों रुद्धोष्म प्रभाव जो है ये स्टीफन हेल्स ने दिया था। किसने दिया था? स्टीफन हेल्स ने। स्टीफन हेल्स ने पौधों में जड़ों द्वारा उत्पन्न दबाव रूट प्रेशर की संकल्पना दी, जो जल को ऊपर की ओर ले जाने में मदद करता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय प्रायद्वीप के दक्षिण में कौन सा जल निकाय स्थित है? दोस्तों भारत प्रायद्वीप के दक्षिण में जो है हिंद महासागर स्थित है। क्या स्थित है? हिंद महासागर। हिंद महासागर भारत के दक्षिण में स्थित एक प्रमुख महासागर है जो व्यापारिक मार्गों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। सारनाथ स्तूप को किस शासक ने नष्ट किया था? जो सारनाथ स्तूप था दोस्तों, इसे किस शासक ने नष्ट किया था? तो ये किया था पुष्यमित्र शुंग ने। पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य वंश के पतन के बाद बौद्ध स्थलों पर हमले किए थे, जिनमें सारनाथ स्तूप भी शामिल था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मिस वर्ल्ड 2025 में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? दोस्तों मिस वर्ल्ड 2025 में भारत का प्रतिनिधित्व जो है ये नंदनी गुप्ता ने किया था। किसने किया था? नंदनी गुप्ता ने। नंदनी गुप्ता ने मिस इंडिया 2023 का खिताब भी जीता था और वह राजस्थान से है। नंदनी गुप्ता कहाँ से है? तो राजस्थान की रहने वाली है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। सबसे सूक्ष्म पोषक तत्व कौन सा होता है? सब दोस्तों सबसे सूक्ष्म पोषक तत्व जो है ये होता है हमारा विटामिन। कौन सा होता है? विटामिन होता है। विटामिन शरीर में थोड़ी मात्रा में आवश्यक होते हैं, लेकिन ये महत्वपूर्ण जैव रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। चागोस द्वीप विवाद किन दो देशों के मध्य है? दोस्तों चागोस द्वीप विवाद जो है ये मॉरिशस और ब्रिटेन के मध्य में है। किसके मध्य में है? मॉरिशस और ब्रिटेन के मध्य में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आईसीजे ने 2019 में यह निर्णय दिया कि ब्रिटेन को चागोस द्वीप समूह मॉरिशस को लौटाना चाहिए। किसने दिया था? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने 2019 में निर्णय दिया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत का सबसे ऊंचा रेलवे पुल कौन सा है? तो दोस्तों चेनाब ब्रिज जो है ये भारत का सबसे ऊंचा रेलवे पुल है। यह पुल जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी पर बना है और इसकी ऊंचाई जो है 359 मीटर है, एफिल टावर से भी ज्यादा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह आंदोलन कौन सा था? तो दोस्तों चंपारण सत्याग्रह जो है ये महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह आंदोलन था। 1917 में हुए बिहार के चंपारण जिले में यह आंदोलन नील की खेती करने वाले किसानों के लिए शुरू किया गया था। नील की खेती के लिए शुरू किया गया आंदोलन कौन सा था? तो चंपारण सत्याग्रह ही था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत का कौन सा राज्य ऐसा है जहां मैदानी, पठारी और पायद्वीपी तीनों भौगोलिक क्षेत्र पाए जाते हैं? तो मध्य प्रदेश जो है दोस्तों, यहाँ पर मैदानी, पठारी और पायद्वीपी तीनों भौगोलिक क्षेत्र पाए जाते हैं। बात करते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में दोस्तों, तो मध्य प्रदेश को भारत का दिल कहा जाता है क्योंकि यह देश के केंद्र में स्थित है और इसमें तीनों भौगोलिक विशेषताएं मौजूद है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। स्वर्ण मंदिर को और किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों स्वर्ण मंदिर को जो है हरमंदिर साहब के नाम से भी जाना जाता है। हरमंदिर साहिब जिसे स्वर्ण मंदिर भी कहा जाता है, ये अमृतसर में स्थित है और सिखों के 4 प्रमुख तख्तों में से एक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अनुच्छेद 19 के बारे में कौन सा कथन गलत है? दोस्तों गलत कथन बताना है। यह भाषण की स्वतंत्रता देता है, ये सत्य कथन है। यह विचार की स्वतंत्रता देता है, ये भी सत्य कथन है। यह बिना किसी प्रतिबंध के अधिकार देता है, ये गलत कथन है। और इसमें संगठन बनाने का अधिकार शामिल है, ये भी सत्य कथन है। तो गलत कथन कौन सा है? ये वाला हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यह बिना किसी प्रतिबंध के अधिकार देता है, ये जो है गलत कथन है। अनुच्छेद 19 में प्रदत्त अधिकार युक्ति युक्त प्रतिबंधों के अधीन होते हैं, जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा, शिष्टाचार, कानून व्यवस्था आदि। देखते हैं अगला क्वेश्चन। वर्तमान में दीपक कुमार केडिया किस पद पर कार्यरत है? तो दोस्तों वर्तमान में दीपक कुमार केडिया जो है ये एनएसजी महानिदेशक के पद पर कार्यरत है। दीपक कुमार केडिया दोस्तों भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस के अधिकारी है और उन्हें 2024 में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 38वें राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित किए गए थे? दोस्तों 38वें राष्ट्रीय खेल जो है ये उत्तराखंड में आयोजित किए गए थे। कहाँ पे? उत्तराखंड में। 38वें राष्ट्रीय खेल 2024 में उत्तराखंड में आयोजित किए गए, जो हिमालयी क्षेत्र में पहली बार इतना बड़ा आयोजन था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। फेराजी आंदोलन किस क्षेत्र में हुआ था? दोस्तों जो फेराजी आंदोलन है ये किस क्षेत्र में हुआ था? तो ये हुआ था पूर्वी बंगाल में। कहाँ हुआ था? पूर्वी बंगाल में। फेराजी आंदोलन 19वीं शताब्दी में मुस्लिम किसानों द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ पूर्वी बंगाल में चलाया गया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत के वर्तमान गृह मंत्री कौन है? दोस्तों भारत के वर्तमान गृह मंत्री कौन है? तो अमित शाह जो है ये भारत के वर्तमान गृह मंत्री है। अमित शाह 2019 से भारत के केंद्रीय गृह मंत्री है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। टूथब्रश के ब्रिसल्स किस पदार्थ के बने होते हैं? तो दोस्तों टूथब्रश के ब्रिसल्स जो है ये नायलॉन के बने होते हैं। किसके? नायलॉन के। टूथब्रश के ब्रिसल पहली बार 1938 में नायलॉन से बनाए गए थे, जिसे ड्यूपॉन्ट कंपनी ने विकसित किया था। किसने विकसित किया था? ड्यूपॉन्ट कंपनी ने। देखते हैं अगला क्वेश्चन।
उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है? दोस्तों जो उज्ज्वला योजना है ये रसोई गैस कनेक्शन से संबंधित है। किससे संबंधित है? रसोई गैस कनेक्शन से। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले महिलाओं को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन दिया जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एनजीएलवी की फुल फॉर्म क्या है? दोस्तों एनजीएलवी की फुल फॉर्म क्या है? तो ये है न्यू जनरेशन लॉन्च व्हीकल। क्या है? न्यू जनरेशन लॉन्च व्हीकल जो है ये एनजीएलवी की फुल फॉर्म है। इसरो द्वारा विकसित एनजीएलवी भविष्य की भारी उपग्रहों की लॉन्चिंग में उपयोग किए जाने वाला रॉकेट है। एनजीएलवी जो है क्या है? ये भविष्य की भारी उपग्रहों को लॉन्चिंग में उपयोग किए जाने वाला क्या है? रॉकेट है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में पावर लिफ्टिंग में स्वर्ण पदक किसने जीता था? दोस्तों खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में पावर लिफ्टिंग में स्वर्ण पदक जो है ये जसप्रीत कौर ने जीता था। किसने जीता था? जसप्रीत कौर ने। जसप्रीत कौर ने खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में शानदार प्रदर्शन कर स्वर्ण पदक जीता था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। कंप्यूटर में कौन सी मेमोरी डाटा को स्थायी रूप से संग्रहित नहीं रखती है? तो दोस्तों ये है हमारी रैम। रैम जो है ये डाटा को स्थायी रूप से संग्रहित नहीं रखती है। बात करते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट की, तो रैम का आपको फुल फॉर्म याद रखना है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होती है? रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। बात करते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट की, और ये वोलेटाइल मेमोरी होती है दोस्तों, और कंप्यूटर बंद होती है इसका डाटा क्या हो जाता है? मिट जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। बंगाल में गवर्नर जनरल का पद किस अधिनियम से निर्मित हुआ था? दोस्तों बंगाल में गवर्नर जनरल का पद जो है ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत निर्मित हुआ था। किसके तहत? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। इस अधिनियम के तहत वारेन हेस्टिंग्स को पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया था। किसको? वारेन हेस्टिंग्स को। देखते हैं अगला क्वेश्चन। हैदराबाद के निजाम ने किस संधि प्रणाली को अपनाया था? तो दोस्तों सहायक संधि प्रणाली को अपनाया था हैदराबाद के निजाम ने। लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि प्रणाली के तहत निजाम ने ब्रिटिशों को सैन्य सहयोग के लिए स्वीकार किया था। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। विधवा पुनर्विवाह और बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम किस वर्ष आया था? दोस्तों विधवा पुनर्विवाह और बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम जो है ये 1856 में आया था। कब आया था? 1856 में। इस अधिनियम को ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से पारित किया गया था। किसको? बाल विवाह और विधवा पुनर्विवाह को प्रतिषेध अधिनियम को। देखते हैं अगला क्वेश्चन। लूनी नदी का उद्गम राजस्थान के किस जिले से होता है? दोस्तों जो लूनी नदी है ये राजस्थान में बहती है, और इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो अजमेर से होता है दोस्तों। कहाँ से? अजमेर जिले से होता है। लूनी नदी अजमेर जिले के नाग पहाड़ क्षेत्र से निकलती है, और यह पश्चिमी राजस्थान की एकमात्र प्रमुख नदी है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 2025 का विषय या थीम क्या था? तो दोस्तों विश्व मौसम विज्ञान दिवस 2025 का विषय था क्या? क्लोजिंग द अर्ली वार्निंग गैप टुगेदर। ये जो है विश्व मौसम विज्ञान दिवस 2025 का विषय था। बात करते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में दोस्तों। तो दोस्तों यह दिन 23 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है ये दिन? 23 मार्च को। और 2025 का विषय प्राकृतिक आपदाओं के प्रति चेतावनी प्रणाली को बेहतर बनाना था। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। माउस से फाइल को डिलीट करने के लिए क्या किया जाता है? तो दोस्तों माउस से फाइल को डिलीट करने के लिए राइट क्लिक किया जाता है। क्या किया जाता है? राइट क्लिक किया जाता है। राइट क्लिक करके डिलीट ऑप्शन को सिलेक्ट करने से फाइल को रिसाइकल बिन में भेजा जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है? दोस्तों सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर कौन सा है? तो शिक्षा प्रणाली जो है ये सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है। सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में वे सुविधाएं आती है जो सामाजिक और संस्थागत विकास से जुड़ी होती है, जैसे स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा हो गया, प्रशासन हो गया। पोर्ट हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर में नहीं आता है। पोर्ट हार्ड ये जो है ये इंफ्रास्ट्रक्चर में नहीं आता है। स्वास्थ्य, शिक्षा और प्रशासन ये किस में आते हैं? सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में आते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। आदित्य L1 मिशन लॉन्च करने का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों सूर्य का अध्ययन करना जो है आदित्य L1 मिशन लॉन्च करने का उद्देश्य है। आदित्य L1 भारत का पहला सूर्य अध्ययन मिशन है जिसे इसरो ने 2023 में लॉन्च किया। यह लैग्रेंज पॉइंट 1 पर स्थापित किया गया है। कहाँ पे? लैग्रेंज पॉइंट 1 पर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। जैव विविधता संरक्षण की शुरुआत किस प्रोटोकॉल या सम्मेलन से हुई थी? दोस्तों जैव विविधता संरक्षण की शुरुआत जो है ये पृथ्वी सम्मेलन से हुई थी। कहाँ से हुई थी? पृथ्वी सम्मेलन से। देखते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में दोस्तों। तो 1992 में रियो डी जेनेरियो में हुए पृथ्वी सम्मेलन में जैव विविधता पर संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। किस पर? जैव विविधता की संधि पर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। इंडियन फेडरेशन संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों इंडियन फेडरेशन संगठन का मुख्यालय जो है ये नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ पे? नई दिल्ली में। इंडियन फेडरेशन संगठन नई दिल्ली से विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रम का संचालन करता है, मतलब IFS। देखते हैं अगला क्वेश्चन।
केंद्र सरकार ने आदिवासी बच्चों के स्कूल नामांकन के लिए कौन सी योजना शुरू की है? तो दोस्तों केरल सरकार ने आदिवासी बच्चों के स्कूल नामांकन के लिए ये ज्योति योजना की शुरुआत की है। किसकी? ज्योति योजना की। ज्योति योजना का उद्देश्य क्या है? तो केरल में आदिवासी समुदाय के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा से जोड़ना जो है ये ज्योति योजना का उद्देश्य है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ध्वनि की गति से तेज गति को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है सुपरसोनिक। ध्वनि की गति से तेज गति को क्या कहा जाता है? तो सुपरसोनिक कहा जाता है। जब कोई वस्तु ध्वनि की गति लगभग 343 मीटर प्रति सेकंड से तेज गति से चलती है तो उसे सुपरसोनिक कहा जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। रिहंद बांध उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? दोस्तों जो रिहंद बांध है ये उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित है। कहाँ पे? सोनभद्र जिले में। रिहंद बांध गोविंद वल्लभ पंत सागर जलाशय पर बना हुआ है और यह भारत के सबसे बड़े बांधों में से एक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में कुल कितनी सीटों पर चुनाव हुए थे? दोस्तों दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में कुल 70 सीटों पर चुनाव हुए थे। किसमें? 70 सीटों पर। दोस्तों दिल्ली विधानसभा में कुल 70 सीटें हैं। यह चुनाव हर 5 साल में आयोजित होते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निर्वाह कृषि क्या होती है? दोस्तों निर्वाह कृषि होती है घरेलू उपभोग हेतु की जाने वाली कृषि। जो घरेलू उपभोग हेतु जो कृषि की जाती है वही क्या कहलाती है? निर्वाह कृषि कहलाती है। निर्वाह कृषि वह होती है जिसमें किसान सिर्फ अपने परिवार के उपभोग के लिए उत्पादन करता है, ना कि बाजार में बेचने के लिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। बनारस में राजा चेत सिंह ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? दोस्तों बनारस में राजा चेत सिंह ने जो है ये किया था बनारस विद्रोह का नेतृत्व। किसका? बनारस विद्रोह का। 1781 में राजा चेत सिंह ने वारेन हेस्टिंग्स के खिलाफ कर वसूली के विरुद्ध विद्रोह किया था जिसे बनारस विद्रोह कहा गया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एकीमी एक्सरसाइज 2025 कहाँ आयोजित किया गया था? दोस्तों एकीमी एक्सरसाइज 2025 जो है ये तंजानिया में आयोजित किया गया था। कहाँ किया गया था? तंजानिया में। अतिरिक्त तथ्य की बात करें दोस्तों, एकीमी एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है जिसमें भारत और तंजानिया की नौसेनाओं ने भाग लिया, जिसका उद्देश्य समुद्री सुरक्षा और सहयोग को बढ़ावा देना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। फ्रेंच ओपन 2025 कहाँ आयोजित किया गया था? दोस्तों फ्रेंच ओपन 2025 जो है ये पेरिस में आयोजित किया गया था। दोस्तों फ्रेंच ओपन टेनिस ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट पेरिस के रोलैंड गैरोस स्टेडियम में आयोजित होता है और यह क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। किस पे खेला जाता है? क्ले कोर्ट पर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। राष्ट्रीय जलमार्ग 10 किस नदी पर है? दोस्तों राष्ट्रीय जलमार्ग 10 जो है ये अंबा नदी पर स्थित है। किस पे? अंबा नदी पर। अंबा नदी महाराष्ट्र में स्थित है और इस पर राष्ट्रीय जलमार्ग 10 विकसित किया गया है ताकि जल परिवहन को बढ़ावा मिल सके। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? दोस्तों ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया जो है ये दादा भाई नेहरूजी को कहा जाता है। दादा भाई नेहरूजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापकों में से एक थे और उन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ सिद्धांत दिया था। तो ड्रेन ऑफ वेल्थ सिद्धांत भी किसने दिया था? दादा भाई नेहरूजी ने दिया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ज्वालामुखी पर्वत सामान्यतः किस रेखा या सीमाओं पर पाए जाते हैं? दोस्तों ज्वालामुखी पर्वत जो है ये जो है प्लेट सीमाओं पर पाए जाते हैं। कहां पर? प्लेट सीमा पर। ज्वालामुखी पर्वत अधिकतर अभिसारी और अपसारी प्लेट सीमाओं पर पाए जाते हैं, जैसे प्रशांत अग्निवलय। ठीक है, प्रशांत अग्निवलय जो है ये क्या है? ज्वालामुखी पर्वत है दोस्तों। कौन सा? प्रशांत अग्निवलय। डेक्थलॉन रिटेलर किस देश का है? दोस्तों डेक्थलॉन रिटेलर जो है ये फ्रांस का है। कहाँ का है? फ्रांस का। डेक्थलॉन एक फ्रेंच स्पोर्ट्स रिटेल कंपनी है जो खेल उपकरण और परिधान के लिए प्रसिद्ध है और दुनिया के 60+ देशों में स्टोर संचालित करती है। कौन सी? डेक्थलॉन। देखते हैं अगला क्वेश्चन। जिला न्यायालय का प्रमुख किसे कहा जाता है? तो दोस्तों जिला एवं सत्र न्यायाधीश को जो है जिला न्यायालय का प्रमुख कहा जाता है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश किसी जिले के उच्चतम न्यायिक अधिकारी होते हैं और वे दीवानी तथा फौजदारी दोनों मामले में सुनवाई करते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। मोंगला बंदरगाह किस देश में स्थित है? दोस्तों मोंगला बंदरगाह जो है ये बांग्लादेश देश में स्थित है। कहाँ पे? बांग्लादेश। मोंगला बंदरगाह बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा समुद्री बंदरगाह है जो सुंदरवन के पास स्थित है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 2025 में गणतंत्र दिवस का विषय क्या था? दोस्तों 2025 में गणतंत्र दिवस का विषय था स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। ये जो है 2025 में गणतंत्र दिवस का विषय था। गणतंत्र दिवस का विषय हर वर्ष देश की उपलब्धियों और भविष्य की दिशा को दर्शाने के लिए चुना जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। उमियम झील का अन्य नाम क्या है? दोस्तों उमियम झील का अन्य नाम है बारापानी झील। क्या नाम है? बारापानी झील। यह मेघालय की राजधानी शिलोंग के पास स्थित एक कृत्रिम झील है जिसे 1960 के दशक में बनाया गया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन।
लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? दोस्तों लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा से संबंधित अनुच्छेद जो है ये है अनुच्छेद 38। कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 38 है। अनुच्छेद 38 राज्यों को समाज में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करने का निर्देश देता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। राम मोहन नायडू के पास कौन सा मंत्रालय है? तो दोस्तों राम मोहन नायडू के पास जो है केंद्रीय नगर विमानन मंत्रालय जो है ये राम मोहन नायडू के पास है। राम मोहन नायडू भारत सरकार में सबसे कम उम्र के कैबिनेट मंत्रियों में से एक है। कौन? राम मोहन नायडू। देखते हैं अगला क्वेश्चन। योजना आयोग किस प्रकार का निकाय है? दोस्तों योजना आयोग जो है ये गैर संवैधानिक और गैर वैधानिक निकाय है। कौन सा निकाय है? गैर संवैधानिक और गैर वैधानिक। योजना आयोग 1950 में स्थापित हुआ था और 2015 में इसे नीति आयोग से बदल दिया गया था। मतलब योजना आयोग का नाम नीति आयोग कर दिया गया था 2015 में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन कौन करता है? दोस्तों भारत में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन जो है ये राष्ट्रपति करते हैं। केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त उपराज्यपाल प्रशासक के माध्यम से किया जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अनुच्छेद 239 किससे संबंधित है? दोस्तों अनुच्छेद 239 जो है ये केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन से संबंधित है। अनुच्छेद 239 यह अनुच्छेद केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन के बारे में प्रावधान करता है। कौन सा? अनुच्छेद 239। देखते हैं अगला क्वेश्चन। विश्व धरोहर स्थल जिसे 2012 में यूनेस्को ने शामिल किया था तो ये थे पश्चिमी घाट जो है इसे 2012 में यूनेस्को ने शामिल किया था। पश्चिमी घाट को इसकी जैव विविधता और अद्वितीय पारिस्थितिक तंत्र के लिए यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। कब? 2012 में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। रेम का मुख्य कार्य क्या होता है? दोस्तों रेम का मुख्य कार्य होता है डेटा को अस्थायी रूप से संग्रह और प्रोसेस करना। रेम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। कंप्यूटर में चल रहे प्रोग्राम और डेटा को अस्थायी रूप से स्टोर करता है रेम। और ये कैसा मेमोरी है दोस्तों? अगर बिजली बंद हो जाए तो इसकी जो डाटा है वो मिट जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। गुरु राम भद्राचार्य किस नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? दोस्तों गुरु राम भद्राचार्य को जो है 58वें नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। गुरु राम भद्राचार्य संस्कृत विद्वान, लेखक और शिक्षक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। सती प्रथा अधिनियम की समाप्ति कब हुई थी? दोस्तों सती प्रथा अधिनियम की समाप्ति जो है ये 4 दिसंबर 1829 को हुई थी। सती प्रथा पर प्रतिबंध का श्रेय गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक और समाज सुधारक राजा राम मोहन राय को जाता है। इन्हीं के नेतृत्व में जो है ये सती प्रथा अधिनियम की समाप्ति हुई थी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र साफ्टा कब लागू हुआ था? दोस्तों दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र साफ्टा जो है ये 1 जनवरी 2006 को लागू हुआ था। साफ्टा का उद्देश्य दक्षिण एशियाई देशों के बीच व्यापार बाधाओं को कम करना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। कलमकारी पेंटिंग मुख्य रूप से किस पर की जाती है? दोस्तों कलमकारी पेंटिंग जो है मुख्य रूप से कपड़े पर की जाती है। कलमकारी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की पारंपरिक हस्तकला है जिसमें प्राकृतिक रंगों का उपयोग होता है। कलमकारी कहाँ की है? तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की पारंपरिक हस्तकला है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। सांची के स्तूप के चित्र को किसको दर्शाते हैं? दोस्तों सांची के स्तूप के जो चित्र है ये बुद्ध की जीवन घटनाओं और जातक कथाओं को दर्शाते हैं। सांची का महान स्तूप यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है और यह मध्य प्रदेश में स्थित है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। कंप्यूटर के डेस्कटॉप में वॉलपेपर को बदलने के लिए किस सेटिंग में जाना पड़ता है? दोस्तों कंप्यूटर के डेस्कटॉप में वॉलपेपर को बदलने के लिए जो है पर्सनलाइजेशन में जाना पड़ता है। किसमें? पर्सनलाइजेशन में। पर्सनलाइजेशन में वॉलपेपर, थीम और स्क्रीन सेवर बदलने के विकल्प होते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 8वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? दोस्तों 8वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था मानव संसाधन विकास। क्या था? मानव संसाधन विकास। 8वीं योजना जो कि 1992 से 1997 का उद्देश्य रोजगार सृजन, शिक्षा और स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करना था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। फकीर सन्यासी विद्रोह किससे संबंधित है? दोस्तों फकीर सन्यासी विद्रोह जो है ये बंगाल में अंग्रेजी दमन और आर्थिक शोषण से संबंधित है। अतिरिक्त तथ्य की बात करें दोस्तों तो यह विद्रोह 18वीं शताब्दी में बंगाल में हुआ और इसमें हिंदू सन्यासियों व मुस्लिम फकीरों ने भाग लिया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एआई ऑन ट्रायल पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? दोस्तों एआई ऑन ट्रायल पुस्तक जो है ये सुजीत कुमार और मोहम्मद तौसीफ आलम के द्वारा लिखी गई है। दोस्तों यह पुस्तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कानूनी, नैतिक और सामाजिक पहलुओं पर केंद्रित है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का 7वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था? दोस्तों खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का 7वां संस्करण जो है ये बिहार में आयोजित किया गया था। दोस्तों यह पहला मौका है जब खेलो इंडिया यूथ गेम्स बिहार में आयोजित हुए हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों का वर्णन भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है?
दोस्तों केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों का वर्णन जो है भारतीय संविधान के भाग 12 में किया गया है। किसमें किया गया है? भाग 12 में। भाग 12 में वित्त, संपत्ति, अनुबंध और वाद विवाद से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। उदय योजना की फुल फॉर्म क्या है? दोस्तों उदय योजना की फुल फॉर्म क्या है? तो ये है उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना जो है ये उदय योजना की फुल फॉर्म है। दोस्तों उदय योजना 2015 में बिजली वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए शुरू की गई थी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अलाउद्दीन खिलजी के सैन्य विभाग का क्या नाम था? दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के सैन्य विभाग का क्या नाम था? तो दीवान ए अर्ज जो है ये अलाउद्दीन खिलजी के सैन्य विभाग का नाम था। दीवान ए अर्ज सैन्य भर्ती और अनुशासन का प्रभारी विभाग था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना जो है ये 1 जुलाई 1843 में हुई थी। कब हुई थी? 1 जुलाई 1843 में। बाद में दोस्तों बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ बंगाल और बैंक ऑफ बॉम्बे के साथ मिलकर 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना, जो 1955 में क्या बना? एसबीआई बना। 1921 में क्या बना? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, और 1955 में क्या बना? एसबीआई बना। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मणिपुर के लाई हरोबा त्योहार की नृत्यांगना को क्या कहते हैं? दोस्तों मणिपुर का त्योहार है लाई हरोबा। इसमें जो नृत्यांगना होती है उसे क्या कहा जाता है? तो मैबी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैबी। लाई हरोबा त्योहार मणिपुर के मैतेई समुदाय का पारंपरिक धार्मिक उत्सव है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत में पंचायत चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु कितनी है? दोस्तों भारत में पंचायत चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु जो है ये है 21 वर्ष। कितनी है? 21 वर्ष। यह प्रावधान 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत लागू हुआ था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 6G इंडिया समिट का लक्ष्य क्या है? दोस्तों 6G इंडिया समिट का लक्ष्य है क्या? भारत को 2030 तक 6G तकनीक में वैश्विक नेतृत्व वाला देश बनाना, ये जो है 6G इंडिया समिट का लक्ष्य है। भारत ने 2023 में 6G टेस्ट बेड और विजन डॉक्यूमेंट लॉन्च किया था। कब किया था? 2023 में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत में सबसे अधिक कोयला भंडार किस राज्य में है? दोस्तों भारत में सबसे अधिक कोयला भंडार जो है ये झारखंड राज्य में है। कहाँ पे? झारखंड में। झारखंड में देश के लगभग 27% कोयला भंडार है। कितने परसेंट? 27%। देखते हैं अगला क्वेश्चन। नीति आयोग के स्वास्थ्य सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो दोस्तों नीति आयोग के स्वास्थ्य सूचकांक में केरल राज्य जो है ये शीर्ष स्थान पर रहा है। केरल लगातार कई वर्षों से स्वास्थ्य सूचकांक में शीर्ष पर है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ऑपरेशन सिंदूर के तहत कितने जिलों में मॉक ड्रिल की गई थी? तो दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर के तहत 244 जिलों में जो है मॉक ड्रिल की गई थी। इस ऑपरेशन का उद्देश्य आपदा प्रबंधन और प्रतिक्रिया क्षमता का परीक्षण करना था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अखंडता और धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? दोस्तों अखंडता और धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है संविधान में 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़े गए थे। इन शब्दों को प्रस्तावना में जोड़ा गया था। दोस्तों कौन सा? अखंडता और धर्मनिरपेक्ष शब्द को। देखते हैं अगला क्वेश्चन। डेस्कटॉप को कॉन्फ़िगर करने के लिए कौन सा टूल कॉपी किया जाता है? तो दोस्तों डेस्कटॉप को कॉन्फ़िगर करने के लिए कंट्रोल पैनल टूल का उपयोग किया जाता है। किसका? कंट्रोल पैनल का। कंट्रोल पैनल विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का पारंपरिक कॉन्फ़िगरेशन टूल है। कंट्रोल पैनल क्या है? विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का एक पारंपरिक कॉन्फ़िगरेशन टूल है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। लेन का मुख्य कार्य क्या है? दोस्तों लेन का मुख्य कार्य क्या है? तो ये दोस्तों इसका मुख्य कार्य है सीमित भौगोलिक क्षेत्र में कंप्यूटर को जोड़ना। लेन की बात करें दोस्तों, लेन का उपयोग स्कूल, ऑफिस या भवन के भीतर डाटा शेयरिंग और कम्युनिकेशन के लिए होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। C-295 सैन्य विमान निर्माण के लिए टाटा एयरक्राफ्ट परिसर का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो दोस्तों C-295 सैन्य विमान निर्माण के लिए टाटा एयरक्राफ्ट परिसर का उद्घाटन जो है ये वडोदरा गुजरात में हुआ है। कहाँ हुआ है? वडोदरा गुजरात में। यह भारत में सैन्य परिवहन विमान निर्माण का पहला बड़ा निजी संयंत्र है। ये पहला ऐसा संयंत्र है जो सैन्य परिवहन निर्माण करेगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय सेना ने किस लैंडिंग शिप को संग्रहालय में परिवर्तित किया है? तो दोस्तों भारतीय सेना ने किस लैंडिंग शिप को संग्रहालय में परिवर्तित किया है? तो INS गुलदार को जो है ये भारतीय सेना ने संग्रहालय में परिवर्तित किया है। INS गुलदार को 1970 के दशक में सेवा में शामिल किया गया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। उत्तर पश्चिम भारत में शुष्क वायुदाब का मुख्य कारण क्या है? दोस्तों उत्तर पश्चिम भारत में शुष्क वायुदाब का मुख्य कारण है थार मरुस्थल का प्रभाव। थार मरुस्थल का प्रभाव जो है ये उत्तर पश्चिम भारत में शुष्क वायुदाब का मुख्य कारण है।
सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? दोस्तों सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना जो है ये गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। यह संस्था 1905 में पुणे में स्थापित हुई थी। कहाँ स्थापित हुई थी? तो पुणे में स्थापित हुई थी। भारत में 2025 में औसत जीवन प्रत्याशा कितनी है? तो दोस्तों भारत में 2025 में औसत जीवन प्रत्याशा जो है ये 72.48 वर्ष है। कितनी? 72.48 वर्ष। यह अनुमान संयुक्त राष्ट्र की जनसंख्या रिपोर्ट पर आधारित है। ठीक है। आइकिया किस देश की कंपनी है? दोस्तों आइकिया जो है, आइकिया की बात करें दोस्तों तो आइकिया जो है ये स्वीडन की कंपनी है। किसकी? स्वीडन की। आइकिया दुनिया की सबसे बड़ी फर्नीचर रिटेलर कंपनी है और कहाँ की है? तो स्वीडन की है। ठीक है। पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को किसने हराया था? दोस्तों पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी ने जो है ये बाबर को हराया था। किसको हराया था? बाबर को। एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करें तो यह युद्ध 1526 में हुआ था और इसी से भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी थी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 5 नवंबर को कौन सा सिख पर्व मनाया जाता है? दोस्तों 5 नवंबर को जो है गुरु नानक जयंती मनाई जाती है। गुरु नानक देव जी का जन्म जो है ये 1469 में तलवंडी ननकाना साहिब पाकिस्तान में हुआ था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 6 के अंतर्गत किस देश के नागरिक को भारत की नागरिकता प्रदान की गई है? दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 6 के अंतर्गत जो है पाकिस्तान के नागरिक को भारत की नागरिकता प्रदान की गई है। अनुच्छेद 6 उन लोगों के लिए है जो 1947 में विभाजन के बाद पाकिस्तान से भारत आए थे। देखते हैं अगला क्वेश्चन। कौन सा देश भारत की स्थलीय सीमा से नहीं जुड़ा है? तो दोस्तों श्रीलंका जो है ये स्थलीय सीमा से नहीं जुड़ा है। बात करें चीन की, म्यांमार की और नेपाल की, ये सभी जो है स्थलीय सीमा से जुड़े हुए हैं। श्रीलंका भारत से केवल समुद्री सीमा द्वारा जुड़ा है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 323 भी किससे संबंधित है? दोस्तों भारतीय संविधान का अनुच्छेद 323 भी जो है ये न्यायाधिकरण ट्रिब्यूनल्स के द्वारा संबंधित है। किससे संबंधित है? न्यायाधिकरण से संबंधित है। यह अनुच्छेद दोस्तों राज्य को कुछ मामलों के लिए न्यायाधिकरण बनाने की शक्ति देता है। कौन सा? अनुच्छेद 323 बी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। हॉर्नबिल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? दोस्तों जो हॉर्नबिल त्योहार है ये नागालैंड राज्य में मनाया जाता है। दोस्तों ये त्योहार दिसंबर में कोहिमा के किसामा गांव में आयोजित होता है। कहाँ पे होता है? कोहिमा के किसामा गांव में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 1856 का अधिनियम किससे संबंधित है? दोस्तों जो 1856 का अधिनियम है ये विधवा पुनर्विवाह से संबंधित है। इसे दोस्तों ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से पारित किया गया था। किसके प्रयासों से? ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत के बाहर बसे व्यक्ति को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? दोस्तों भारत के बाहर बसे व्यक्ति को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान जो है ये अनुच्छेद 8 में वर्णित है। किसमें? अनुच्छेद 8 में। अनुच्छेद 8 भारतीय मूल के विदेश में रहने वाले व्यक्तियों को नागरिकता प्रदान करता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 1991 में भारतीय रिजर्व बैंक ने कौन से मौद्रिक उपकरण लागू किए थे? दोस्तों 1991 में भारतीय रिजर्व बैंक ने जो है मौद्रिक उपकरण को लागू किया था। किसको? मौद्रिक उपकरण को। दोस्तों 1991 में उदारीकरण के साथ मौद्रिक नियंत्रण और ब्याज दर सुधार शुरू हुए थे। देखते हैं अगला क्वेश्चन। स्वतंत्रता के समय भारत की अधिकांश कार्यशील जनसंख्या किस क्षेत्र पर संलग्न थी? दोस्तों स्वतंत्रता के समय भारत की अधिकांश कार्यशील जनसंख्या जो है ये कृषि पर संलग्न थी। किस पर? कृषि पर। 1947 में लगभग 70% जनसंख्या कृषि क्षेत्र में कार्यरत थी। कब? 1947 में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था किस पर निर्भर थी? दोस्तों स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था जो है ये कृषि पर निर्भर थी। किस पर? कृषि पर। कृषि में भी मुख्य रूप से वर्षा आधारित खेती पर निर्भरता थी। किस पर? वर्षा आधारित खेती पर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत के पूर्वी तट की मुख्य विशेषता क्या है? दोस्तों भारत के पूर्वी तट की मुख्य विशेषता है चौड़े तटीय मैदान। कौन से? चौड़े तटीय मैदान। पूर्वी तट पर डेल्टा का निर्माण अधिक होता है, जैसे गोदावरी हो गया, कृष्णा डेल्टा हो गया, इसका निर्माण जो है पूर्वी तट पर अधिक होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल किस अधिनियम के तहत बनाया गया था? दोस्तों बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल जो है ये चार्टर एक्ट 1833 के तहत बनाया गया था। किसके तहत? चार्टर एक्ट 1833 के। देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों इस अधिनियम से लॉर्ड विलियम बेंटिक पहले भारत के गवर्नर जनरल बने थे। तो दोस्तों भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन बने थे? तो विलियम बेंटिक बने थे। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मन्नार की खाड़ी किन दो देशों के बीच स्थित है? दोस्तों जो मन्नार की खाड़ी है ये भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। किसके मध्य? भारत और श्रीलंका के मध्य। दोस्तों यह खाड़ी पंबन द्वीप, रामेश्वरम और श्रीलंका के बीच स्थित है।
पंबन द्वीप कहाँ पे, तो रामेश्वरम तमिलनाडु में है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। कंप्यूटर में कर्सर को पॉइंट करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? दोस्तों कंप्यूटर में कर्सर को पॉइंट करने के लिए माउस का उपयोग किया जाता है। किसका? माउस का। माउस का आविष्कार दोस्तों 1964 में डगलस एंगलबॉट ने किया था। किसने किया था? डगलस एंगलबॉट ने किया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 25वें आईफा अवार्ड समारोह में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया? दोस्तों 25वें आईफा अवार्ड समारोह में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जो है ये लापता लेडीज को दिया गया था। किसको? लापता लेडीज को। दोस्तों लापता लेडीज का निर्देशन जो है किसने किया है? किरण राव ने किया है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 2025 में पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी किस देश ने की है? दोस्तों 2025 में पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी जो है ये नई दिल्ली भारत ने की है। किसने की है? नई दिल्ली भारत ने। यह पहली बार था जब भारत ने इस चैंपियनशिप की मेजबानी की थी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। इम्पल्स क्या है? दोस्तों इम्पल्स जो है बल इंटू समय, ये क्या कहलाता है? इम्पल्स कहलाता है। इम्पल्स की SI इकाई क्या होती है? तो न्यूटन सेकेंड जो है ये इम्पल्स की SI इकाई है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ग्रामीण युवाओं को कौन सी योजना रोजगार कौशल प्रशिक्षण प्रदान करती है? तो दोस्तों दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना जो है ये ग्रामीण युवाओं को रोजगार कौशल प्रशिक्षण प्रदान करती है। दोस्तों ये योजना 2014 में ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी। किसके द्वारा? ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 2025 में भारत का HDI स्कोर क्या रहा है? तो दोस्तों 2025 में भारत का HDI स्कोर जो है ये रहा है 0.685। कितना रहा है? 0.685। HDI मानव विकास सूचकांक को UNDP जारी करता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 1827 में गणित में एम्पियर की कौन सी पुस्तक प्रकाशित की गई थी? दोस्तों 1827 में गणित में एम्पियर की जो पुस्तक प्रकाशित की गई थी वो थी ईसाई सुरला फिलोसफी दिस साइंसेस। कौन सी थी? ईसाई सुरला फिलोसफी दिस साइंसेस। एम्पियर विद्युत चुंबकत्व के जनक माने जाते हैं। जो एम्पियर है किसके जनक है? विद्युत चुंबकत्व के। देखते हैं अगला क्वेश्चन। कठपुतली नृत्य किस राज्य का है? दोस्तों जो कठपुतली नृत्य है ये राजस्थान राज्य का है। कहाँ का? राजस्थान का। इसे कठपुतली शो भी कहते हैं और यह राजस्थान की लोक कला का प्रमुख हिस्सा है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। कंप्यूटर में समय दिनांक और बैकग्राउंड बदलने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? दोस्तों कंप्यूटर में समय दिनांक और बैकग्राउंड को बदलने के लिए जो है कंट्रोल पैनल का उपयोग किया जाता है। किसका? कंट्रोल पैनल का। कंट्रोल पैनल विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का सेटिंग प्रबंधन उपकरण है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। पांडे और चेर की प्रशासनिक इकाई में क्या समानता थी? दोस्तों पांडे और चेर की प्रशासनिक इकाई में समानता थी क्या? मंडल प्रणाली। कौन सी? मंडल प्रणाली जो है पांडे और चेर की प्रशासनिक इकाई में समानता थी। प्राचीन दक्षिण भारत में दोनों राज्यों में मंडल प्रशासनिक इकाइयां थी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। वैज्ञानिक हेराल्ड उरे को किसकी खोज के लिए रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार दिया गया था? दोस्तों वैज्ञानिक हेराल्ड उरे को ड्यूटेरियम की खोज के लिए रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इन्हें 1934 में ड्यूटेरियम की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। कीर्ति योजना कब शुरू हुई थी? दोस्तों कीर्ति योजना जो है ये 2024 में शुरू हुई थी। कब शुरू हुई थी? 2024 में। यह योजना महिला सशक्तिकरण और कौशल विकास के लिए शुरू की गई थी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 2025 में कबड्डी विश्व कप में पुरुष और महिला दोनों श्रेणी में विजेता कौन सा देश था? तो दोस्तों 2025 कबड्डी विश्व कप में पुरुष और महिला दोनों श्रेणी में विजेता था ये था हमारा देश भारत। भारत ने पुरुष और महिला दोनों वर्ग में लगातार खिताब जीतकर कबड्डी में अपनी विश्व स्तरीय बढ़त को फिर साबित किया है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का शुभंकर मास्कट क्या था? तो दोस्तों खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का शुभंकर था गजसिंह या गजसिम्हा। तो दोस्तों गजसिंह का डिजाइन हाथी और शेर के रूप को मिलाकर बनाया गया है जो शक्ति और साहस का प्रतीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मूल संविधान में संपत्ति का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में था? तो दोस्तों मूल संविधान में संपत्ति का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 31 में था। किस में था? अनुच्छेद 31 में। 1978 के 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर विधिक अधिकार बना दिया गया। देखते हैं अगला क्वेश्चन। यूरेशिया में हड़प्पा वासियों द्वारा उगाई गई पहली फसल कौन सी थी? तो दोस्तों यूरेशिया में हड़प्पा वासियों द्वारा उगाई गई पहली फसल जो थी ये थी गेहूं और जौ। कौन सी थी? गेहूं और जौ थी। हड़प्पा सभ्यता में कृषि की शुरुआत सिंधु नदी के किनारे गेहूं और जौ की खेती से हुई थी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। राजस्थान में पाई जाने वाली प्रमुख भू आकृति कौन सी है? तो दोस्तों राजस्थान में पाई जाने वाली प्रमुख भू आकृति है रेतीले टीले।
रेतीले टीले जो है ये राजस्थान में पाई जाने वाली प्रमुख भू आकृति है। राजस्थान के थार मरुस्थल में रेतीले टीलों का निर्माण हवा के अपर्दन और जमाव के कारण होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम जो है यह है सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट NaSCO3 का उपयोग केक फुलाने, सफाई और एसिडिटी दूर करने में होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। यांत्रिक ऊर्जा का विमी सूत्र क्या है? दोस्तों यांत्रिक ऊर्जा का जो विमी सूत्र होता है ये होता है क्या? M1L2T-2। जो M1L2T-2 जो है यांत्रिक ऊर्जा का विमी सूत्र है। यांत्रिक ऊर्जा का विमी सूत्र कार्य और गतिज ऊर्जा के समान होता है। किसके समान होता है? कार्य और गतिज ऊर्जा के समान ही होता है यांत्रिक ऊर्जा का विमी सूत्र। देखते हैं अगला क्वेश्चन। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में कौन सा देश पहले स्थान पर था? दोस्तों वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में जो देश पहले स्थान पे था वो था हमारा स्विट्जरलैंड। कौन सा था? स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड जो है वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में शीर्ष स्थान पर था। स्विट्जरलैंड कई वर्षों से नवाचार सूचकांक में शीर्ष पर है, विशेषकर उच्च शोध और विकास निवेश के कारण। देखते हैं अगला क्वेश्चन। रेलवे का विकास किस सदी में हुआ था? दोस्तों जो रेलवे का विकास है ये 19वीं सदी में हुआ था। कौन सी सदी में? 19वीं सदी में। 19वीं सदी में औद्योगिक क्रांति के दौरान रेलवे का तीव्र विकास हुआ, जिससे व्यापार और यात्रा आसान हुई थी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से किसे जाना जाता है? दोस्तों ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जो है दादा भाई नेहरूजी को जाना जाता है। किसको? दादा भाई नेहरूजी को। दादा भाई नेहरूजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक नेताओं में से थे और उन्हें ड्रेन थ्योरी दी थी। कौन सी थ्योरी दी? ड्रेन थ्योरी दी थी दादा भाई नेहरूजी ने। देखते हैं अगला क्वेश्चन। रानी की वाव किस नदी के किनारे स्थित है? दोस्तों जो रानी की वाव है ये सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी के किनारे? सरस्वती नदी के किनारे। रानी की वाव पाटन गुजरात में स्थित है और यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। किसमें? विश्व धरोहर स्थल में शामिल है यूनेस्को की। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 25वें संविधान संशोधन 1971 द्वारा किस अनुच्छेद में संशोधन किया गया? तो दोस्तों 25वें संविधान संशोधन 1971 के द्वारा जो है अनुच्छेद 31 में संशोधन किया गया था। किसमें? अनुच्छेद 31 में। इस संशोधन ने संपत्ति के अधिकार पर राज्य के अधिग्रहण शक्तियों को बढ़ाया और मुआवजे के प्रावधान में बदलाव किया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। नागोर्नो कराबाख विवाद किन देशों के बीच है? दोस्तों नागोर्नो कराबाख विवाद जो है ये अजरबैजान और आर्मेनिया देशों के बीच में है। किसके बीच में? अजरबैजान और आर्मेनिया देशों के बीच में। यह विवाद सोवियत संघ के विघटन के बाद तेज हुआ, जिसमें मुख्य विवाद क्षेत्र पर जातीय और राजनीतिक नियंत्रण को लेकर है। मुख्य विवाद किस पर है? क्षेत्र पर जातीय और राजनीतिक नियंत्रण को लेकर है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। छठवां बिम्स्टेक 2025 सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? दोस्तों छठवां बिम्स्टेक 2025 सम्मेलन जो है ये बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित किया गया था। किस में आयोजित किया गया था? बैंकॉक थाईलैंड में। बिम्स्टेक में 7 सदस्य देश शामिल है और यह बंगाल की खाड़ी के आसपास क्षेत्रीय सहयोग के लिए कार्य करता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मोहनजोदड़ो से प्राप्त डांसिंग गर्ल की मूर्ति किस धातु से बनी थी? दोस्तों मोहनजोदड़ो से प्राप्त डांसिंग गर्ल की मूर्ति जो है ये कांसा धातु की बनी थी। किसकी बनी थी? कांसा धातु की। यह मूर्ति सिंधु घाटी सभ्यता की उन्नत धातु कला और कलात्मक कौशल का प्रमाण है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। गौतम बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियां किस साहित्य में लिखी गई है? दोस्तों गौतम बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियां जो है ये जातक कथा में लिखी गई है। किसमें? जातक कथा में। जातक कथाएं बौद्ध साहित्य का हिस्सा है जो नैतिक शिक्षा और दानशीलता पर आधारित है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस द्वीप का नाम सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखा गया है? तो दोस्तों रॉस द्वीप का नाम जो है ये सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखा गया है। 2018 में रॉस द्वीप का नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप कर दिया गया है। कब किया गया है? 2018 में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। इंदिरा गांधी ने चुनाव जीतकर कौन सा महत्वपूर्ण कदम उठाया था? दोस्तों इंदिरा गांधी ने जब चुनाव जीता था तो उन्होंने प्रिवी पर्स समाप्त किया था। कौन सा? प्रिवी पर्स। प्रिवी पर्स समाप्त कर रियासतों के शासकों को मिलने वाला आजीवन पेंशन और विशेष अधिकार जो है खत्म कर दिए थे इंदिरा गांधी ने। देखते हैं अगला क्वेश्चन। वेट लिफ्टर हर्षवर्धन साहू किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों जो वेट लिफ्टर हर्षवर्धन साहू है ये उड़ीसा राज्य से संबंधित है। कौन से राज्य से? उड़ीसा। हर्षवर्धन साहू ने कई राष्ट्रीय स्तर की वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिताओं में पदक जीते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन।
लोक अदालत में किस प्रकार के मामलों की सुनवाई नहीं होती है? तो दोस्तों लोक अदालत में दीवानी विवाद की सुनवाई होती है, बैंक रिकवरी की होती है, पारिवारिक विवाद की होती है, लेकिन हत्या की सुनवाई जो है ये लोक अदालत में नहीं होती है। लोक अदालत केवल ऐसे मामलों की सुनवाई करती है जो आपसी समझौते से सुलझाए जा सकते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। सदाबहार पर्णपाती वन किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? दोस्तों जो सदाबहार पर्णपाती वन है ये भूमध्य रेखीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। कहाँ पे? भूमध्य रेखीय क्षेत्र में। भूमध्य रेखीय क्षेत्र में साल भर अधिक वर्षा और समान तापमान के कारण यह वन पाए जाते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। महिलाओं को एआई के बारे में जागरूक करने और साइबर अपराध से सुरक्षा के लिए कौन सी योजना चलाई गई है? तो दोस्तों महिलाओं को एआई के बारे में जागरूक करने और साइबर अपराध से सुरक्षा के लिए साइबर सखी योजना चलाई गई है। कौन सी योजना? साइबर सखी योजना। साइबर सखी योजना के तहत महिलाओं को ऑनलाइन सुरक्षा, गोपनीयता और एआई तकनीक के सुरक्षित उपयोग की ट्रेनिंग दी जाती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। कंप्यूटर में बिजली की सप्लाई बंद होने पर किसका डेटा समाप्त हो जाता है? तो दोस्तों कंप्यूटर में बिजली की सप्लाई बंद होने पर रैम जो होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसका डेटा जो है समाप्त हो जाता है। रैम कैसी मेमोरी है? तो एक अस्थायी मेमोरी है जो केवल बिजली की आपूर्ति के दौरान डेटा सुरक्षित रखती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला है? तो मध्य प्रदेश जो है ये सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य है। मध्य प्रदेश का लगभग 25% क्षेत्र जंगलों से ढका हुआ है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। हरित क्रांति में भारत का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था? दोस्तों हरित क्रांति में भारत का उत्तर भारत जो है ये सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था। हरित क्रांति का सबसे अधिक लाभ पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को मिला है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। सभा के बारे में कौन सा कथन सत्य है? दोस्तों सभा के बारे में जो सत्य कथन है यह वैदिक काल की सैन्य परिषद थी। सभा वैदिक काल में राजा को सलाह देने वाली परिषद थी जिसमें प्रमुख लोग शामिल होते थे। देखते हैं अगला क्वेश्चन। कौन सा तत्व जल प्रदूषक है? तो लेड जो है दोस्तों ये जल प्रदूषक है। कौन सा तत्व? लेड। पानी में लेड की उपस्थिति गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं जैसे मस्तिष्क क्षति और तंत्रिका विकार पैदा कर सकती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। डेंगू बुखार के लिए किस वैक्सीन का उपयोग किया जाता है? दोस्तों डेंगू बुखार के लिए जो है टेक 003 क्यूडेंगा वैक्सीन का उपयोग किया जाता है। किसके लिए? डेंगू बुखार के लिए। क्यूडेंगा वैक्सीन डेंगू वायरस के चारों प्रकारों के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करती है और इसे WHO ने अनुमोदित किया है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष जो है ये डॉक्टर अजय कुमार है। कौन है? डॉक्टर अजय कुमार। यूपीएससी की स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को हुई थी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। लापता लेडीज फिल्म के निर्देशक कौन है? तो लापता लेडीज फिल्म के निर्देशक है किरण राव। किरण राव जो है लापता लेडीज के निर्देशक है। लापता लेडीज 2024 में रिलीज हुई कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? दोस्तों भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची जो है ये किससे संबंधित है? तो पंचायतों के अधिकार से संबंधित है। किससे? पंचायतों के अधिकार से। 11वीं अनुसूची में पंचायतों के 29 विषय सूचीबद्ध है। कितने विषय? 29 विषय। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? दोस्तों भारत का नेपोलियन जो है ये समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किसको? समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त ने गुप्त साम्राज्य का व्यापक विस्तार किया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मार्च 2025 में डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने किस मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो दोस्तों मार्च 2025 में डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने VLS-RSAM मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। अब VLS-RSAM का पूरा नाम क्या है? वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला और अफ्रीकी अध्यक्ष कौन चुनी गई? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला और अफ्रीकी अध्यक्ष जो है ये कस्ट्री कोवेंट्री चुनी गई है। कौन? कस्ट्री कोवेंट्री। कस्ट्री कोवेंट्री जिम्बाब्वे की पूर्व ओलंपिक तैराक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। लाल किले के निर्माण के समय मुगल शासक कौन था? दोस्तों लाल किले के निर्माण के समय जो मुगल शासक था वो था हमारा शाहजहां। कौन? शाहजहां। लाल किले का निर्माण 1638 से 1648 के बीच हुआ था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एंजियोस्पर्म पौधों में यौन प्रजनन में कौन सा अंग शामिल होता है? तो दोस्तों एंजियोस्पर्म पौधों में यौन प्रजनन में जो है फूल शामिल होता है। कौन सा? फूल। फूल में नर पुकेसर और मादा अंडप यौन अंग होते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। डीआरडीओ और भारतीय नौसेना द्वारा विकसित नया अंडर वाटर स्तरीय माइन कौन सा है? तो ये है मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन। मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन जो है ये डीआरडीओ और भारतीय नौसेना द्वारा विकसित नया अंडर वाटर स्तरीय माइन है। देखते हैं अगला क्वेश्चन।
भारत के दो स्थल रुद्ध पड़ोसी देश कौन से हैं? तो दोस्तों भारत के दो स्थल रुद्ध पड़ोसी देश है नेपाल और भूटान। कौन से हैं? नेपाल और भूटान है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस गैस के नियंत्रण के लिए बनाया गया था? दोस्तों जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC की नियंत्रण के लिए बनाया गया था। यह प्रोटोकॉल 1987 में ओजोन परत की सुरक्षा के लिए अपनाया गया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 1857 की क्रांति का इनमें से कौन सा कारण नहीं था? तो दोस्तों लो वेजेस। लो वेजेस जो है ये 1857 की क्रांति का कारण नहीं था। 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 1929 में सेंट्रल असेंबली में बटुकेश्वर दत्त के साथ किसने बम फेंका था? तो दोस्तों 1929 में सेंट्रल असेंबली में बटुकेश्वर दत्त के साथ भगत सिंह ने बम फेंका था। किसने? भगत सिंह ने। यह बम विस्फोट ब्रिटिश सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए किया गया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। फाइलों को व्यवस्थित और प्रबंध करने के लिए किस एप्लीकेशन का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों फाइलों को व्यवस्थित और प्रबंध करने के लिए जो है फाइल एक्सप्लोरर का उपयोग किया जाता है। किसका? फाइल एक्सप्लोरर का। फाइल एक्सप्लोरर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का हिस्सा है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 1991 में हुए निजीकरण का क्या अर्थ है? तो दोस्तों 1991 में हुए निजीकरण का अर्थ है सरकारी कंपनियों को निजी क्षेत्र को हस्तांतरित करना। देखते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में। तो 1991 में भारत में आर्थिक उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीति शुरू हुई थी। कब? 1991 में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। SC/ST आरक्षण को 2030 तक किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत बढ़ाया गया? तो दोस्तों SC/ST आरक्षण को 2030 तक 104वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत बढ़ाया गया है। यह संशोधन 2019 में पारित हुआ था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मेक इन इंडिया परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों मेक इन इंडिया परियोजना का मुख्य उद्देश्य है घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहन। किसको? घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहन। यह अभियान 2014 में शुरू किया गया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। नारी शक्ति योजना का उद्देश्य क्या है? तो महिला सशक्तिकरण जो है ये नारी शक्ति योजना का उद्देश्य है। इस योजना के तहत महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए विभिन्न कार्यक्रम चलाए जाते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ग्रामीण युवा रोजगार योजना किससे संबंधित है? दोस्तों ग्रामीण युवा रोजगार योजना जो है ग्रामीण युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने से संबंधित है। यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी कम करने पर केंद्रित है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देवपुत्र की परिभाषा क्या है? तो दोस्तों गुप्त काल में राजा का उपनाम था देवपुत्र। गुप्तकालीन राजाओं को देवपुत्र कहा जाता था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी फाइल को कंप्यूटर में डिलीट करने पर वह कहाँ स्टोर होती है? तो रिसाइकल बिन में स्टोर होती है। किसी फाइल को कंप्यूटर में डिलीट करने पर रिसाइकल बिन से फाइल को स्थायी रूप से हटाया जा सकता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। गोदान पुस्तक के लेखक कौन है? तो मुंशी प्रेमचंद जो है ये गोदान पुस्तक के लेखक है। गोदान 1936 में प्रकाशित एक सामाजिक उपन्यास है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। वहाबी आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? दोस्तों वहाबी आंदोलन की शुरुआत जो है ये रायबरेली से हुई थी। इस आंदोलन के नेता कौन थे? तो सैयद अहमद बरेलवी जो है। कौन? सैयद अहमद बरेलवी जो है इस आंदोलन के नेता थे। देखते हैं अगला क्वेश्चन। डाल्टन का परमाणु मॉडल क्या बताता है? दोस्तों डाल्टन का परमाणु मॉडल जो है परमाणु अविभाज्य है यह बताता है। डाल्टन ने 1803 में अपना परमाणु सिद्धांत प्रस्तुत किया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 2025 तक कितने राज्यों में विधान परिषद है? दोस्तों 2025 तक 6 राज्यों में जो है विधान परिषद है। विधान परिषद को राज्यसभा के समान उच्च सदन माना जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा है? तो दोस्तों जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में आइसलैंड जो है ये शीर्ष स्थान पर रहा है। आइसलैंड कई वर्षों से इस सूचकांक में पहले स्थान पर है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत का विस्तार किन देशांतरों के बीच है? दोस्तों भारत का विस्तार जो है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक जो है भारत का विस्तार है। उत्तर अतिरिक्त तथ्य की बात करें तो भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? दोस्तों डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम जो है ये वायलिन से संबंधित है। उन्हें 2025 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। किससे? पद्म विभूषण से। कब? 2025 में। किसको? लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम को। राज्य के मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो दोस्तों राज्य के मंत्री परिषद जो है ये विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। यह उत्तरदायित्व संसदीय प्रणाली का मुख्य सिद्धांत है। तो दोस्तों ये थे सारे क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा पल पल की अपडेट के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। ओके बाय बाय, टेक केयर।